Hello everyone, this is the second memory refresher on Code of Civil Procedure, and this part contains two major concepts, that is doctrine of res subjudice and res judicata. Okay, so section 10 and section 11 of Code of Civil Procedure talk about res subjudice and res judicata. ठीक है, रेस सब्जुडाइस और रेस जुडिकाटा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो पहले क्या होते हैं एक शॉर्ट में देख लेते हैं। देखो, रेस सब्जुडाइस का मतलब होता है पेंडिंग लिटिगेशन है अगर तो सेम केस के लिए अप्लाई नहीं करना है। एंड रेस जुडिकाटा इज अ प्रोहिबिशन ऑन रिपीटिशन ऑफ सूट्स। ओके, रेस सब्जुडाइस क्या बोलता है कि एक केस अगर कोर्ट में पेंडिंग है सेम पार्टीज के बीच सेम सब्जेक्ट मैटर पे, तो जब तक उसका निकाल नहीं आ जाता है आप दूसरा साइमल्टेनियसली उसी पार्टीज के बीच उसी सब्जेक्ट मैटर पे केस फाइल नहीं कर सकते हैं। ओके, ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि मल्टीप्लिसिटी ऑफ डिसीजन हो सकता है। लेट्स से मैंने किसी के अगेंस्ट केस फाइल किया हुआ है और वो कोर्ट में काफी टाइम से पेंडिंग है, एंड मैंने एक और बार सेम पर्सन के अगेंस्ट सेम मैटर के लिए केस फाइल किया हुआ है। अब एक कोर्ट बोलता है मैं जीती, दूसरा कोर्ट बोलता है सामने वाला जीता। बाय दैट आई मीन उसने डिक्री उस हिसाब से इशू की है या ग्रांट की है या ऑर्डर दिया हुआ है। अब ऐसे टाइम पे देर आर मल्टीप्लिसिटी एंड इस केस में दोनों डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑफ जजेस आएगा, तो उसका डिक्री आया हुआ डिक्री एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए सेक्शन 10 of Code of Civil Procedure talks about stay of suit, that is doctrine of res subjudice. And res judicata क्या बोलता है? Res judicata says एक बार दो पार्टीज के बीच एक सब्जेक्ट मैटर पे सेम पार्टीज के बीच वो अगर केस का हियरिंग हो गया है और डिसीजन भी हो गया है, दोनों हो गया है और वो केस ऑलरेडी डिस्पोज ऑफ हो चुका है, तो सेम सब्जेक्ट मैटर पर सेम पार्टीज के बीच दोबारा से केस फाइल एप्लीकेशन नहीं किया जा सकता। अगर ऑर्डर अपीलेबल है तो अपील फाइल किया जा सकता है, डिक्री पे तो अपील फाइल किया ही जा सकता है। सो अपील फाइल करने पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है। रेस्ट्रिक्शन किस चीज पे है? रेस्ट्रिक्शन है मल्टीप्लिसिटी, दोबारा रिपीटेशन ऑफ सेम सूट। कोर्ट का कितना टाइम वेस्ट होगा अगर ऐसा अलाउ किया जाए तो। सो ये दो कंसेप्ट्स क्या होते हैं देखते हैं डिटेल में। सबसे पहला देखते हैं स्टे ऑफ सूट, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब्जुडाइस, सेक्शन 10। Court shall not proceed with the trial of any such suit which is pending in the same court or any other court in the territory of India. अखे इंडिया में किसी भी कोर्ट में अगर सेम सूट पेंडिंग है तो वो सूट दोबारा से दूसरा कोई भी कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। कोर्ट का ये ड्यूटी रहेगा। ओके, शैल लिखा है, देखो यहाँ पे शैल लिखा है, तो ये कोर्ट के ऊपर एक मैंडेटरी ड्यूटी है। सामने वाला केस फाइल करना चाहे तो करे, लेकिन कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं करना है। इट शैल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कोर्ट टू डिनाई एक्सेप्टिंग सच एन एप्लीकेशन। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कोर्ट की। सच एन एप्लीकेशन शैल बी प्रोसीडेड विद once the matter is decided in the court of competent jurisdiction। एक बार उस मैटर के ऊपर डिसीजन आ गया, अब आगे क्या करना है उसके लिए हम देख सकते हैं, अपील फाइल कर सकते हैं, बट जब तक वो कोर्ट में केस पेंडिंग है तब तक उसका कुछ नहीं हो सकता, दूसरा सूट नहीं फाइल किया जा सकता। Where such a subject matter is pending in a case before a foreign court, rule of res subjudice will not apply। फर्स्ट पॉइंट में ही लिखा था एनी अदर कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर के कोर्ट में अगर वो केस है तो इंडिया में भी केस फाइल किया जा सकता है। इसके लिए प्री रिक्विजिट क्या है देखिए, ए है, बी है, ए ने केस फाइल किया बी के अगेंस्ट। अब ए और बी के बीच का ये केस जब किसी भी कोर्ट में चालू है, ए और बी सेम पार्टीज उसी सब्जेक्ट मैटर के लिए दोबारा एक दूसरे पे केस फाइल नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि बी भी ए पे केस फाइल नहीं कर सकता है जब तक पहले फाइल किए हुए सूट का निर्णय निकाल नहीं आ जाता तब तक।
The object behind enacting rule of res subjudice is to prevent trial of same suits in two courts, avoiding differences in judgments and their compliances. जैसा मैंने बताया, अगर जजमेंट्स अलग अलग आए तो कौन सा जजमेंट प्रिवेल करेगा ये तय करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए डायरेक्टली प्रोहिबिशन ही कर दिया है सेक्शन 10 ने. प्रोहिबिशन इज नॉट ऑन एप्लीकेशन, प्रोहिबिशन इज ऑन प्रोसीडिंग ऑफ एप्लीकेशन. देखो ये जब मैं आपको शैल का मैंडेटरी प्रोविजन बता रही थी तब भी मैंने बताया था एप्लीकेशन करना चाहे तो वो पर्सन एप्लीकेशन करे, क्योंकि एप्लीकेशन करने के लिए सीपीसी कुछ नहीं बोलता है, लेकिन वो एप्लीकेशन प्रोसीड करने पे सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन है, राइट. ओके, सो स्टे ऑफ सूट के लिए कुछ कंडीशंस कंप्लाई करना ज़रूरी है. ऐसा नहीं है कि हर केस के टाइम पे या हर केस के हियरिंग में स्टे ऑफ सूट एप्लीकेबल होगा. रेस सब्जुडाइज के लिए कुछ कंडीशंस कंप्लाई करना ज़रूरी होती है. उसमें क्या कौन सी कंडीशंस हैं? सबसे पहला, देयर मस्ट बी टू सूट्स एट डिफरेंट टाइम्स. ओके, सो दो अलग अलग सूट्स अगर फाइल किए होंगे तो ही एक सूट पेंडिंग होते टाइम दूसरे सूट का एप्लीकेशन किया जाएगा. सो द फर्स्ट कंडीशन इज देयर मस्ट बी टू सूट्स. इफ द सेकंड सूट हैज नॉट बीन applied for while the previous suit is already applied or while the previous suit is in proceeding, in such a case the doctrine of res subjudice, that is section 10, will not be applicable. Now second is the subject matter in both the suits must be same. Focus on the word must. It denotes compulsion कि ये conditions compulsory है. Subject matter मतलब जो ये दो suits इंस्टीट्यूट की गई है उन दोनों के बीच मैटर, डिस्प्यूट, कंट्रोवर्सी, फैक्ट्स 100% सेम होने चाहिए. जो रिलीफ एक पर्सन को दूसरे के खिलाफ चाहिए वही रिलीफ के लिए उन्होंने आपस में केस फाइल करना जरूरी होता है. से फॉर एग्जांपल ए ने फाइल किया है केस बी के अगेंस्ट विच इज फॉर इलीगल एक्विजिशन ऑफ लैंड. लेट्स से लैंड एक्विजिशन का केस. इन सच अ केस अगर पहला सूट डिस्पोज ऑफ होने के पहले ही ए ने बी के अगेंस्ट सेम लैंड के सेम एक्विजिशन के मैटर के लिए केस फाइल किया हुआ है, ओनली देन द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टे ऑफ सूट और रेस सब्जुडाइज अंडर सेक्शन 10 विल बी एप्लीकेबल. इवन इफ वाइस वर्सा बी ने ए के अगेंस्ट केस फाइल किया है तो भी चलेगा, बट मैटर लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड ही होना चाहिए. रादर वही मैटर होना चाहिए जो पेंडिंग प्रीवियस सूट में चालू है. The third condition is the parties to both the suits shall be same. Again, compulsory provision. A ने B के खिलाफ केस फाइल किया है, एक और बार जब केस फाइल हो रहा है तब A ने B के खिलाफ ही केस फाइल करना है. A का लैंड है, B ने इलीगली एक्वायर किया है. सिमिलरली A का एक और कोई प्रॉपर्टी है या मानो A का लोन रीपेमेंट का केस है, लेकिन वो केस में पार्टी है A के अगेंस्ट C. अब यहाँ पे A can file two cases simultaneously because the parties are different. A party and C party is completely different, and that is the reason why when the parties to two suits are different, in such a case there can be two simultaneous applications in the court. However, whenever the parties to the suit are same, there cannot be two different applications. So these three conditions must be cumulative. Okay, which three conditions? एक सूट के पेंडिंग होते हुए एक और सूट के फाइल किया गया है, वो जो सूट फाइल किया जा रहा है और जो पेंडिंग सूट है वो सेम सब्जेक्ट मैटर के लिए है, प्लस जो पार्टीज है जिनके अगेंस्ट ये सूट फाइल किया जा रहा है वो पार्टीज इन डिस्प्यूट भी सेम होने चाहिए. नेक्स्ट एंड द लास्ट कंडीशन, one of the suits shall be pending either in same court or other court. Shall again mandatory provision, और क्या होना चाहिए? Pending. Res subjudice सिर्फ और सिर्फ pending cases की ही बात करता है. अगर पुराना केस का हियरिंग लिटिगेशन, पुराना नहीं,
एग्जिस्टिंग केस का हियरिंग लिटिगेशन हो चुका है एंड डिसीजन भी आ चुका है, then that will not be included under section 10. So now we have four conditions which are cumulative. The four conditions are: there must be more than one suit only when one suit will be stayed. Stay करना मतलब stop करना, and stay of suit means stopping of application, stopping of petition, stopping of the suit, stopping of the case. इसके लिए कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए? सबसे पहला, देयर मस्ट बी टू सूट्स, दूसरा द सब्जेक्ट मैटर शैल बी सेम, तीसरा पार्टीज टू बोथ द सूट्स शैल बी सेम, दोनों पार्टीज सेम होनी चाहिए, एंड चौथा उसमें का एक सूट क्या होना चाहिए? पेंडिंग होना चाहिए, कंपल्सरीली पेंडिंग होना चाहिए. The above conditions are cumulative in nature and all of them should be satisfied. Cumulative, something that is cumulative means it should be fulfilled in aggregate. मतलब अगर दो सूट्स है, सेम पार्टीज के बीच में है, लेकिन सब्जेक्ट मैटर डिफरेंट है, ओके, सो ये कंडीशन फुलफिल हो गया. पार्टीज सेम है, वो भी फुलफिल हो गया, लेकिन सब्जेक्ट मैटर का जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है. इन सच अ केस all the conditions are not fulfilled and res judicata, res sub judice will not apply. So for the purpose of application of res sub judice, it is necessary that all the four conditions need to be applied, need to be satisfied. Okay, आगे देखते हैं. Okay, so this is a case law for the doctrine of res sub judice, wherein they have clearly told how the doctrine of res sub judice works, how a person can obtain a stay order, not an injunction order, a stay order in case of pending litigation, in case when there is already multiple suits filed and when the decision of the previous or existing suit is expected. Okay, so case law is Messrs. Wings Pharmaceuticals Private Limited and another versus Messrs. Swan Pharmaceuticals and others, that is AIR 1999. Let us see case के facts में क्या हुआ था. विंग्स फार्मास्यूटिकल्स एंड स्वान फार्मास्यूटिकल्स दोनों फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जिसमें एक कंपनी का कहना है कि दूसरी कंपनी ने सेम ट्रेड नेम और सेम प्रोडक्ट, सेम ब्रांड, सेम तरीके से उनके प्रोडक्ट्स बेचे हैं जो कि प्लेंटिफ कंपनी ने बेचे. प्लेंटिफ कंपनी मतलब जिस कंपनी ने केस फाइल किया उसने. अब डिफेंडेंट कैसे चुप बैठेगा? डिफेंडेंट ने भी बोला कि नहीं, हमने ये पहले बनाया था, जो प्लेंटिफ है उन्होंने हमारी कॉपी की है. नाउ व्हाट हैपेंड? प्लेंटिफ हैज ऑलरेडी फाइल्ड अ केस अगेंस्ट डिफेंडेंट. वो खत्म होने के पहले डिफेंडेंट ने कॉन्ट्ररी एक काउंटर केस फाइल किया प्लेंटिफ के अगेंस्ट. इन सच अ केस जब अब यहाँ पे सेम पार्टीज है, विंग फार्मास्यूटिकल, स्वान फार्मास्यूटिकल, राइट. चलो कंटेंट्स अपने इंपॉर्टेंट कंडीशंस देखते हैं. फिर से इंपॉर्टेंट कंडीशंस देखते टाइम पे हमारा एक कंडीशन फुलफिल हो गया, विंग्स फार्मास्यूटिकल, स्वान फार्मास्यूटिकल पार्टीज सेम है. अगेन सब्जेक्ट मैटर भी उसी से रिलेटेड है, सो सब्जेक्ट मैटर इज ऑल्सो द सेम, वो ट्रेड नेम, ब्रांड नेम से रिलेटेड ही है. एंड देर आर टू सूट्स. टू सूट्स कैसे? प्लेंटिफ कंपनी ने डिफेंडेंट के अगेंस्ट एक सूट फाइल किया, डिफेंडेंट कंपनी ने सेम फैक्ट्स के ऊपर प्लेंटिफ के अगेंस्ट केस फाइल किया, राइट. सो ये तीन कंडीशंस तो फुलफिल्ड है एंड वन सूट वाज पेंडिंग. सो हो गए चारों कंडीशंस फुलफिल. चारों कंडीशंस फुलफिल होने की वजह से सेक्शन 10 एप्लीकेबल हो गया. लेट अस सी इन लिटरल वर्ड्स व्हाट वाज द केस फॉर रेस सब जुडाइस. Plaintiff company filed a suit that defendant company is using the same trade name for its products and selling them as are already sold by the plaintiff company. Plaintiff company है, let's say there's a company A. ये A कंपनी ने क्या किया? B के अगेंस्ट केस फाइल किया है. अब ये A कंपनी जब B के अगेंस्ट केस फाइल कर रहा है, उनका क्या कहना है? B ने वही ट्रेड नेम वापरा है जिससे कि कौन प्रोडक्ट्स बेच रहा है? प्लेंटिफ. मतलब कौन बेच रहा है? ए प्रोडक्ट्स बेच रहा है. तो ए का कहना है हमारे जिस तरह से प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं, सेम टू सेम वैसे ही प्रोडक्ट्स बी बेच रहा है.
अब डिफेंडेंट कंपनी ऑल्सो फाइल्ड अ कंप्लेंट, डिफेंडेंट कौन है, बी कंपनी, किसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल किया है उसने, ए कंपनी के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल किया है उसने. सो व्हाट हैज हैपेंड हियर इज A filed a case against B. Contrary to that, B filed a case against A. What was the common point? That the facts were absolutely same. So decision क्या था? It was held that being the same subject matter against the same parties, the suit be stayed. मतलब same subject matter और same parties होने के वजह से एक सूट पेंडिंग है तब तक जो दूसरा सूट फाइल किया है. कौन सा है? दिस इज से सूट नंबर 1, दिस इज सूट नंबर 2. जो दूसरा सूट फाइल किया हुआ है वो सूट हैज बीन स्टेड किया जाएगा. मतलब क्या किया जाएगा? स्टॉप्ड. क्यों ऐसा किया जाएगा? देयर विल बी कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजंस. एक केस में प्लेंटिफ के फेवर में डिसीजन आ गया, दूसरे केस में डिफेंडेंट के फेवर में डिसीजन आ गया. एग्जैक्टली सुने तो किसका सुने, सुने तो कौन सुने, राइट? ऑर्डर कौन कंप्लीट करेगा? इस केस, इस वजह से कॉन्फ्लिक्टिंग मतलब ऑपोजिट, कंफ्यूजिंग डिसीजंस आने की वजह से जो सेकंड सूट है, दैट सूट वाज स्टॉप्ड. सो दिस इज रेस सब जुडाइस. In res sub judice, one matter when one litigation is pending before the court of law, and if another litigation is filed, in such a case the court has to check. What the court has to check? Whether there are two suits. First condition. Second, whether the suit is for the same subject matter. Second condition. Third, whether the suit is between the same parties. Third condition. And fourth, whether either of the suit is pending. Fourth condition. When all these four conditions, all of these are simultaneously being satisfied, only then res sub judice can be applied and section 10 can be taken into effect by staying the suit which has been filed later. Okay, so that was the section 10 res sub judice. Let us move to the next concept that talks about place of suing. Now, in civil matters under the Code of Civil Procedure, the place of suing, that in which court a case can be filed is in which court a case can be filed is of very much importance. That is the reason we need to focus on the territorial jurisdiction of the courts, that where a case can be filed. केस कहाँ फाइल किया जाएगा ये देखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है. Every suit shall be instituted in the court of lowest grade to try it. Okay, so there is shall compulsory provision है, there is no point of dispute. हर सूट जब भी कोर्ट तक पहुंचेगा तब लोवेस्ट ग्रेड में पहुंचेगा. और लोवेस्ट ग्रेड कौन सा है ये देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा जूरिसडिक्शन वाले मैटर पे. जूरिसडिक्शन बताता है कौन से तरह से कौन से केस में मैटर जा सकता है. एंड यहाँ हमने देखा था ग्रेड्स. ओके, सो लाइक आई सेड, अगर मैटर 10 लाख तक रहेगा तो लोवेस्ट जूरिसडिक्शन है स्मॉल कॉजेस कोर्ट. पर मैटर उसके ऊपर रहेगा तो लोवेस्ट जूरिसडिक्शन का लोवेस्ट ग्रेड है, जूरिसडिक्शन का लोवेस्ट ग्रेड है सिविल कोर्ट. सो we need to see what the subject matter is, what the pecuniary jurisdiction is, and इसके ऊपर डिसाइड किया जाएगा कि कौन से कोर्ट में ये मैटर प्रेजेंट किया जा सकता है. However, जिस किसी कोर्ट को ये मैटर सुनने का पावर रहेगा, सुनने का अथॉरिटी रहेगा, उन कोर्ट्स में से भी जो सबसे निचला कोर्ट है, सबसे पहले केस उस कोर्ट में फाइल किया जाएगा. ओके, आगे देखते हैं. Suits for following jurisdiction shall be instituted in the court situated within local limits in the area of the property. Property for what? The following. Okay. Suits for following jurisdiction shall be instituted in the court within local limits in the area of property. Dispute है property से related, तो देखो property कहाँ situated है. जहाँ वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है उसके लोकल लिमिट्स में जो कोर्ट आता है, मतलब
उसके एरिया, क्षेत्रफल, दायरा, उसमें जो कोर्ट सिचुएटेड है उस कोर्ट में ही ये केस फाइल किया जाएगा. अगेन द प्रोविजन दैट वी आर रीडिंग इज says shall, which means it is a mandatory provision. Now for what all disputes? The first one is for recovery of immovable property with or without rent or profit. अगर कोई immovable property है, in case of immovable property the local limits can be ascertained. अगर वो immovable property recover करनी है तो वो property जहाँ situated है वो property का जो भी उस सिचुएशन पे जो भी सिविल कोर्ट है, नॉट एनी अदर कोर्ट, सिविल कोर्ट उस लोकेलिटी में है, उस सिविल कोर्ट में ही केस फाइल किया जाएगा. रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कब होता है? टेनेंसी एग्रीमेंट्स में रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकता है, इलीगल एक्विजिशंस में रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकता है. ओके. सेकेंड, फॉर पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. अगेन पार्टीशन मतलब क्या? डिविजन ऑफ द प्रॉपर्टी बिटवीन टू और मोर पीपल. Again, immovable property will be situated at just one place, so local limits can be identified. For foreclosure of sale or redemption in case of mortgage or charge upon immovable property. Foreclosure means जो भी लोन लिया हुआ है या जो भी डेट इनकर किया हुआ है किसी प्रॉपर्टी के लिए, उसे टाइम लिमिट, ड्यू डेट या मैच्योरिटी होने से पहले ही क्लोज करना, या मॉर्टगेज को रिडीम करना. रिडीम करना मतलब खत्म करना या पे बैक करना. या चार्ज मतलब कोई एनकम्बरेंस क्रिएट करना, उसके ऊपर कोई और प्रॉपर्टी सिक्योरिटी बोल के देना, या ये इमूवेबल प्रॉपर्टी जो चार्ज क्रिएट करने के लिए सिक्योरिटी बोल के दी हुई है उसको फोरक्लोज किया जाए. फोरक्लोज किया जाए मतलब उसका चार्ज पहले ही क्लियर ऑफ कर दिया जाए, रिलीज कर दिया जाए. तो ऐसे में भी जो लोकल लिमिट्स में जो कोर्ट सेट है, जो कोर्ट सिचुएटेड है, वहां ये केस फाइल किया जा सकता है. रादर नॉट जा सकता है, मैंडेटरी प्रोविजन, केस फाइल किया जाएगा, जाना ही चाहिए. फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट और इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी. कोई और राइट किसी पर्सन का डिस्प्यूट में है, उससे रिलेटेड कोई केस फाइल हो रही है, वो भी उसी सिविल कोर्ट में फाइल होगी जो सिविल कोर्ट सिचुएटेड रहेगा. कहाँ सिचुएटेड रहेगा? विद इन द लोकल लिमिट्स वेयर दिस इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड. For compensation for wrong done to immovable property, if there is any damage done to the immovable property. For recovery of movable property, actually distraint or attachment. Okay, what is attachment? Attachment का मतलब होता है कोई ऑफिशियल ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए कोर्ट कभी कभी किसी पर्सन की कोई प्रॉपर्टी उस ऑर्डर को अटैच कर देता है. अटैच कर देता है मतलब कॉन्फिस्केट कर देता है या सीज कर देता है. ऐसा अगर कुछ अटैचमेंट ऑर्डर रहेगा, उससे प्रॉपर्टी रिकवर करने के लिए भी जो लोकल लिमिट्स में कोर्ट सिचुएटेड रहेगा, सिविल कोर्ट सिचुएटेड रहेगा, उस सिविल कोर्ट में ही केस फाइल करना जरूरी रहेगा. These are the 6 cases wherein the place of suing is decided on the local limits where the court is situated. Okay. Next, now there are certain sections which tell about certain discrepancies as to what happens if the petitioner doesn't know कि उसके local limits में कौन सा कोर्ट सिचुएटेड है, local limits कहाँ तक local boundaries है, या अगर local limits में 2 कोर्ट सिचुएटेड है तो क्या करना है. उसके लिए हमें देखना है सेक्शन नंबर 17, सेक्शन नंबर 18, सेक्शन नंबर 19. Let us see what are these sections. Section 17 says where immovable property is situated
within the jurisdiction of different courts. मतलब एक प्रॉपर्टी जहां सिचुएटेड है उस प्रॉपर्टी के एरिया में और भी कुछ कोर्ट्स है. लेट्स से दिस इज अ प्रॉपर्टी. There is one court here situated, one court here situated. In such a case, when there are different courts situated within the territory or near to the territory where the property is located, in such cases section 17 बोलता है क्या करना है. सबसे पहली चीज क्या देखो, पेक्यूनियरी jurisdiction. पेक्यूनियरी माने आर्थिक, फाइनेंशियल, मॉनेटरी, रिलेटेड टू मनी. रिलेटेड टू मनी में हमने कैसे देखा था, जैसे अगर प्रॉपर्टी का वैल्यू 10 लाख तक का है, सिविल कोर्ट में मैटर जाएगा. अगर वो स्मॉल कॉजेस कोर्ट में मैटर जाएगा. अगर उसका वैल्यू उससे ज्यादा है, 10 लाख से ज्यादा है, तो वो सिविल कोर्ट में मैटर जाएगा. सो लेट्स से दिस इज अ स्मॉल कॉजेस कोर्ट, दिस इज अ सिविल कोर्ट. प्रॉपर्टी का वैल्यू है 35 लाख. इन सच केस कहाँ जाएगा, इट विल गो इन द सिविल कोर्ट एंड नॉट इन द स्मॉल कॉजेस कोर्ट, क्योंकि हमने सबसे पहले कौन सा jurisdiction कंसिडर किया, पेक्यूनियरी jurisdiction कंसिडर किया. The claim shall be preferred in such court which, though is located in the local limits of the area where the property is situated, but it should also be able to provide relief for the claim of entire value of the property. So हमें यहाँ पे दो चीजों का खास ख्याल रखना है. एक, हम टेरिटोरी तो देख ही रहे हैं कि कहाँ वो प्रॉपर्टी लोकेटेड है, लोकेशन तो देख ही रहे हैं, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट. लेकिन उस लोकल लिमिट्स के लोकेशन में वो कोर्ट सिचुएटेड है, पर अगर वो एंटायर वैल्यू का रिलीफ नहीं दे पा रहा है तो ऐसे कोर्ट में केस फाइल करके मतलब नहीं बनेगा. इसलिए हमें हमेशा लोकेशन के साथ साथ सेकंड पॉइंट क्या देखना पड़ेगा, पेक्यूनियरी jurisdiction देखना अनिवार्य है, देखना जरूरी है. So this is section 17. Section 17 says if there are different courts, there are two things that we have to check: territorial jurisdiction as well as pecuniary jurisdiction. Because what is important? Relief. And up to what amount? Entire value of the property. Okay. Next, section 18, where local limits of jurisdiction of court are uncertain. Uncertain means unknown. Now, this is not the case where there is more than one court. This is the case where it is unknown that where does the local limit end, where the jurisdiction of the court is not clear. Court का jurisdiction clear नहीं है. Claim can be filed in any of the courts along with the statement showing reasonable grounds for uncertainty and the matter can be proceeded with. मतलब क्लेम किसी भी कोर्ट में फाइल किया जा सकता है, लेकिन रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए. अच्छा, रीजनेबल अपने को लगता है रीजनेबल है इसलिए नहीं, कोर्ट शुड बी सैटिस्फाइड कि वो ग्राउंड्स क्या होने चाहिए, रीजनेबल होने चाहिए. Next is section 19, where wrong is done to the person or to movable property, where the cause of action lies in jurisdiction of one court, the defendant resides or carries on business in jurisdiction of other court, suit may be filed at the option of the plaintiff. Okay. जब पर्सन का मतलब होता है शरीर, बॉडी या प्रॉपर्टी, इसको जब नुकसान हुआ है तो सेक्शन 19 बताता है केस कहाँ फाइल करनी है. तो अब प्लेंटिफ के पास ना ऑप्शंस है. एक, जहां कॉज ऑफ एक्शन हुआ है. जहां कॉज ऑफ एक्शन हुआ है मतलब जहां उस पर्सन का राइट इन्फ्रिंज हुआ है, या फिर जहां डिफेंडेंट रिसाइड करता है, जहां डिफेंडेंट रहता है. ये दोनों कोर्ट्स में से किसी भी कोर्ट में प्लेंटिफ केस फाइल कर सकता है. लेट्स से फॉर एग्जांपल A is the plaintiff. A went to Jaipur to do some business and there was a breach in some agreement which was caused by B. ये कहाँ हुआ ब्रीच, जहां हुआ there cause of action lies.
and that was Jaipur. So जयपुर के कोर्ट में भी केस फाइल किया जा सकता है. B, let's say is originally from Bengal, let's say is from Calcutta. So defendant resides, where does the defendant resides? Defendant resides in Calcutta. So I have the option of filing case. The plaintiff has the option of filing the case in Jaipur court or even in Kolkata court. So under section 19, suit may be filed at the option of plaintiff. There is may written here, means it is not compulsory. इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिया जाएगा प्लेंटिफ को. So section 17, section 18 and section 19 give an opportunity to the plaintiff to decide the matter, or sorry, not to decide the matter, to present the matter in a suitable court depending upon the territorial pecuniary jurisdiction. So this is why the place of suing of the case is of utmost importance under Civil Procedure Code. In this slide, I have completed res sub judice and the place of suing for various cases under Civil Procedure Code. If you have any doubt pertaining to these slides, pertaining to this part, you can ask me. I'll be glad to answer. Thank you.